नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये जो फाउंडेशन कोर्स है ये हम लोग ने लॉन्च किया है यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए। यहाँ पर एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है क्लास। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, और CSAT का अलग बैच लॉन्च किया जाएगा प्रीलिम्स के लिए, प्लस हिंदी और ऐसे पेपर के लिए भी अलग बैच रहेगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए मेंस के लिए क्रैश कोर्स भी लेकर आया है, जहां पर जो आपके मेंस के टॉपिक्स हैं उनको वेरियस, जो मेंस का जो पूरा सिलेबस है उसको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। और हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं, प्लस 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके कि आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का त्याग कर दिया था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए ऐसा किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट एजर्शन रीजन बेस्ड प्रश्न है ये। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस भी किया था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर ही डिड सो टू सपोर्ट द खिलाफत आंदोलन, नहीं, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर A इज ट्रू बट R इज फॉल्स हो जाएगा। C आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए 13 अप्रैल 1919 को जब अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड होता है, उस समय उसके विरोध में जलियांवाले बाग के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, फिर हम कुछ चीजों को रिवाइज भी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? ये डिस्कस किए हुए प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई व शौकत अली। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मुख्य नेता थे, जो प्रोमिनेंट लीडर थे, जो खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड थे, वो आपके थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो A आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर क्लास यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि और किन लीडर्स ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था, तो उसमें आप हाकिम अजमल खान जी का नाम याद रखेंगे और अब्दुल कलाम आज़ाद का भी सपोर्ट था खिलाफत आंदोलन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। 1905 के समय में अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, 1905 का समय है। 1905 के समय में आप सभी को पता है कि बंगाल का विभाजन होता है। उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। पेपर में प्रश्न यही पूछा जाता है ज़्यादातर। यहाँ पर 1905 में और 1906 में सेशंस होते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1905 वाले सेशन को कौन प्रिसाइड करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइड करते हैं, याद रखिएगा। 1906 का जो सेशन होता है उसको दादा भाई नौरोजी प्रिसाइड करते हैं। फिर एक सेशन आपका होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, INC की बैठक की बात मैं कर रही हूँ, 1907 वाला। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि 1907 में क्या होता है? सूरत स्प्लिट हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत बार, कई बार पढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर यहाँ पर देखिए 1909 के समय में हम चलते हैं। एक टाइमलाइन मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। 1909 के समय में अगर हम चलें और यहाँ पर अगर हम 1906 में एक चीज़ और देखें तो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन भी हो जाता है। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ढाका में होता है। ठीक है, ढाका के नवाब कौन होते हैं? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान होते हैं। ये सारी जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको एक
टाइमलाइन के थ्रू बता रही हूँ, लेकिन एक एक पॉइंट से प्रश्न बना है कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ढाका में हुआ था। ढाका के नवाब कौन थे? सलीमुल्लाह खान थे। लेकिन आईएनसी के पहले, आईएनसी नहीं, मुस्लिम लीग के पहला सेशन जो था उसको प्रिसाइड किसने किया था? अध्यक्षता किसने की थी? तो आगा खान ने किया था। तो 1906 के जब मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो 3 चीज याद रखिएगा, ढाका में हुआ था, सलीमुल्लाह खान नवाब थे और आगा खान थे। ठीक है, इस समय 1906 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से नहीं जुड़े थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे, मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, तो याद रखिएगा नो, मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, वो संस्थापक उसमें नहीं थे। ठीक है, ये याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का क्या मेन मांग थी? सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ये करते थे। ठीक है, पृथक निर्वाचन की बात। और आप सभी को पता है 1909 वाला जो एक्ट है जिसको कि हम मॉर्लेन मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी ना, पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। और मैंने सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में भी आपको क्या चीज़ बताई है। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि जो भी आपका प्रोविंस है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है, मैं मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रही हूँ, अगर कोई ऐसा प्रोविंस है जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी में है तो जो लीडर खड़ा होगा वो एक मुस्लिम ही खड़ा होगा उस प्रोविंस से, और उसको जो वोट करेंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा प्रोविंस है जहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं तो उस जगह पर एक मुस्लिम लीडर ही इलेक्शन में खड़ा होगा। ठीक है, मुस्लिम लीडर्स ही, और उन मुस्लिम लीडर्स को खाली मुस्लिम पॉपुलेशन ही वोट करेगी, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1909 की बात करते हैं तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की, मॉर्लेन मिंटो रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए। अब यहीं पे जब 1919 वाले एक्ट की बात करते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। किसके लिए की गई थी? क्रिश्चियंस के लिए की गई थी, यूरोपियंस के लिए की गई थी, ये याद रखिएगा। और 1932 में जब आप आते हैं, जब कम्युनल अवार्ड की बात होती है, याद है ना, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी भी जाएंगे, बी.आर. अम्बेडकर भी जाएंगे, तो वहां पे कम्युनल अवार्ड की बात होती है। तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड को मैं सपोर्ट ही नहीं करता, आप तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को लेके हम सभी को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो बाद में आप देखते हैं कम्युनल अवार्ड को वापस लेने की बात आती है, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में, और बाद में कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी जाती है दलितों के लिए। ये सारी चीज़ें, कितनी सीटें रिजर्व की जाती, कैसे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बस मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप में से बहुत से स्टूडेंट का बार बार ये कमेंट आता है कि मैम आधुनिक भारत पढ़ा दीजिए। आधुनिक भारत को अगर आप एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे तो वो कभी आपको भूलेगा ही नहीं। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर सकता है? लीडर का नाम इधर से उधर कर सकता है, यही तो करेगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बताती हूँ कि देखो, जब आप पढ़ रहे हो और आपको पता है कि जब 1905 से 1907 के समय में हम आएंगे तो आईएनसी में हम किसके रोल की बात करते हैं? एक्सट्रीमिस्ट के रोल की, गरम दल के नेता की बात करते हैं। और गरम दल के नेता में कौन कौन शामिल है? बाल पाल लाल, और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लीडर इस समय कौन है? लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है। बार बार आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय आ गए हैं, तो बाल गंगाधर तिलक का नाम जैसे आए, देखिए बस आपके दिमाग में पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत केसरी मराठा आना चाहिए। केसरी मराठा इन्होंने पहले इसका संपादन किया है, केसरी मराठा का। उसके बाद यहाँ पर 1907 में के समय दोनों क्या हो जाएगा? बट जाएंगे नरम दल गरम दल में। फिर 1908 के समय अगर आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक पे सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाएगा और इनको जेल में भेज दिया जाएगा। मान ले ये जेल में चले जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर उसके बाद 6 साल के लिए इनको जेल में भेजा जाता है, तो ये 1914 में वापस आएंगे। 1914-15 का समय है, और 1914 और 15 के समय में आप फिर देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक एक्टिव हो जाएंगे, होम रूल लीग स्टार्ट कर देंगे भारत में। और फिर 1920 के बाद बाल गंगाधर तिलक का नाम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1920 1 अगस्त 1920 में उनकी मृत्यु हो जाएगी।
तो क्लास में बस आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी चीज़ों को पढ़िए, लीडर्स को पढ़िए, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए कि इस समय ये कहाँ पे थे। तो अब आपको पता है कि 1907 में सूरत स्प्लिट के बाद देखा जाता है कि 1908 में सेडिशन का चार्ज लगाकर इनको जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है, जहां से इन्होंने गीता रहस्य लिखते हैं। किसकी बात करते हैं? निष्काम कर्म की बात करते हैं कि कर्म करना चाहिए और फल की इच्छा तो मत कर रहे इंसान, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं, बीच में आपको ये भी याद रखना है वैलेंटाइन शिरोल के बारे में। वैलेंटाइन शिरोल उन्होंने क्या लिखा है? द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। और फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया में उन्होंने किसको बोला है? हु इज द फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया? बाल गंगाधर तिलक को बोला है उन्होंने। और ये केस लड़ने के लिए भी बाल गंगाधर तिलक बीच में इंग्लैंड में जाते हैं। और फिर याद रखिएगा जब 1915 में ये वापस आएंगे तो 1916 में आपको पता है होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं बाल गंगाधर तिलक, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होता है। और 1920 1 अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1920 में आपको पता है असहयोग आंदोलन भारत में स्टार्ट होता है। ऐसे लाला लाजपत राय की बात करते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में आप कब पढ़ते हैं? जब साइमन कमीशन, उस समय भी पढ़ते ना साइमन कमीशन। थोड़ा सा सोचिए, साइमन कमीशन भारत आता है, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सम्मिलित नहीं होते हैं, जिसके वजह से गो बैक साइमन, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन का नारा हर जगह लगता है गो बैक साइमन। और यही सेम नारा शांतिपूर्वक ढंग से लाला लाजपत राय भी लाहौर में एक प्रदर्शन निकाल रहे थे, जहां पर स्क्वाड के कहने पर लाठी चार्ज होता है और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो आप सोचिए कौन सा समय चल रहा है ये? 1928-29 का समय चल रहा है ये। थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे समझेंगे ना तो आपको याद रहेगी चीज़ें। उसके बाद आपको पता है कि जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर जो आपके भगत सिंह थे, भगत सिंह क्या करते हैं? स्कॉट को मारने जाते हैं, लेकिन गलती से सॉन्डर्स मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं क्लास में आपको बताऊंगी, बस थोड़ा सा क्लास। चीज़ों को इस तरीके से आप समझेंगे तो दिमाग में टाइमलाइन आपकी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, रटने का प्रयास करेंगे, तो वो कभी नहीं रटेगा। 1909 आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम 1909 वाले एक्ट को बता दीजिए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो यही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ये क्यों करते हैं? क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है और मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं पृथक निर्वाचन पर जोर दे रहा रहता है, जिसको कि 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में बोला जाता है। और यही 1909 वाला जो है, ये जब लखनऊ पैक्ट आपका होता है, याद रखिए, जब लखनऊ पैक्ट साइन होता है तो आपको पता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में ये लखनऊ पैक्ट साइन हो रहा होता है 1916 में, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को भी एक्सेप्ट किया जाता है। चीज़ें थोड़ी बहुत आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पर इतनी चीज़ क्लियर है। जब मैं चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती हूँ ना तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब आप लोग मॉक टेस्ट है ये मैं टेस्ट के लिए मैं ये सीरीज़ लेकर आई हूँ, तो कहीं ऐसा ना बहुत से स्टूडेंट्स को लगता हो कि मैम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को ये चीज़ लगती है कि मैम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करिए, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बताते हुए चलूंगी। यहाँ पर देखो, खिलाफत आंदोलन शुरू करने के पीछे का मुख्य कारण क्या था? तो बताओ यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खलीफा पर अनुकूल संधि लागू करना, प्रथम विश्व युद्ध के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ, या उपयुक्त सभी। आप सभी को पता है कि 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड के पहले रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट के बारे में मैंने आप सभी को बताया है, मिना वकील मिना दलील और मिना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, एक चीज़ मैं भूल जाती हूँ, मिना वकील मिना दलील और मिना वकील मिना दलील और एक और कुछ मिना, मतलब आप सुनवाई कर ही नहीं सकते हो। आपको अगर ऑफिसर ने कहा कि भाई देखो ये है ना देशद्रोही है, इसको जेल में बंद करो, तो जाओ जेल में बंद हो जाओ।
आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप दलील भी नहीं दे सकते हो, आप कह भी नहीं सकते हो कि नहीं नहीं मैंने गलती नहीं की, किस बेसिस पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो। आप दलील भी नहीं कर सकते हो, वकील भी नहीं हायर कर सकते हो। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा क्लास, जब वर्ल्ड वॉर 1 होता है ना, वर्ल्ड वॉर 1, तो आप देखेंगे हमारे यहाँ के ही बहुत से प्रोमिनेंट लीडर ऐसे होते हैं जो इंडियन से कहते हैं कि आप वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर हमने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया इस समय, तो ब्रिटिशर्स हमें स्वराज देंगे। जैसे और बहुत सी कॉलोनी में उन्होंने स्वराज दिया है, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की, कुछ लोगों को लगता था डोमिनियन स्टेटस देंगे, बहुत सी कंट्रीज़ में डोमिनियन स्टेटस आपने दिया है, वैसे ही आप भारत को भी दे देंगे अगर आपका वर्ल्ड वॉर 1 में हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो कई जगह देखा गया है कि बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं, जो यूथ रहते हैं, कि आप सपोर्ट करिए। यहाँ पर महात्मा गांधी भी कहते हैं, बहुत से प्रोमिनेंट लीडर्स इंडियंस से कहते हैं कि आप सपोर्ट करिए। और ये सही बात है कि हमने वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट किया भी। पंजाब जैसे क्षेत्र से जहाँ पर यूथ थे, ठीक है, जहाँ पर भारत की पावर थी, वो लोग गए वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ से, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। जो खाने, जो डाइट यूरोपियन सोल्जर्स को मिलती थी, वो डाइट इंडियन सोल्जर्स को नहीं मिलती थी। प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा रहता था वहाँ पर। समझ में आ रहा है? जहाँ पे मरने के ज़्यादा चांसेस थे इंडियन सोल्जर्स को, क्योंकि हमारी कोई कीमत नहीं थी उनकी नज़रों में। और हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होगा तो ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, वो शायद हमें डोमिनियन स्टेटस दे देगी, क्योंकि हमने सपोर्ट किया है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रॉयलेट एक्ट आ जाता है, जिसे कि ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं ना, ब्लैक एक्ट के भी नाम से। अब बताइए, हमने आपके तरफ, आपके लिए वफादारी दिखाई, आप हमें रॉयलेट एक्ट दे रहे हैं, आप हम ही को संदिग्ध बता रहे हैं। 1905 वाला विभाजन जो हुआ है, लॉर्ड कर्जन करता है, हम यहाँ पर एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं, हम कह रहे हैं हमको विभाजन नहीं चाहिए, और आप क्या कर रहे हैं, बंगाल को 2 प्रोविंस में बांट दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम डिवीज़न कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन इतना आसान नहीं है, हम इस वजह से डिवीज़न कर रहे हैं बंगाल का। साफ साफ पता है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल ये देख के डिवाइड किया गया कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो इनको अलग करो, और वेस्ट बंगाल में हिंदू मेजॉरिटी है तो इनको अलग करो। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम के बीच में आपने फूट डालने के लिए पार्टीशन किया। और आज फिर वही चीज आप करें, अंग्रेज बार बार ये चीज कर रहे थे। आप हमसे हमारा जो अधिकार है, हमारा जो राइट है, आप छीन ले रहे हैं। और आपको पता है, रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह भी स्टार्ट हुआ, जिसमें महात्मा गांधी का भी अपीयरेंस था। लेकिन बीच में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, जलियांवाला बाग कांड हो गया, जिसमें डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। उसके बाद हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया, और हंटर कमीशन की क्या रिपोर्ट थी, अरे हंटर कमीशन में एक भारतीय को रख दिया गया, शंकर नायर को। बाद में आपको पता है कि जो भी कमीशंस की रिपोर्ट होंगी वो किसके उस पे होगी, किसको सपोर्ट करेगी। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है कि जब डायर वापस ब्रिटेन गया, इंग्लैंड गया, तो उसका स्वागत भी किया गया। तो ये सब चीज़ें तो चलिए आप लोगों को, मतलब आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जब आप इस सब चीज़ों को पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तब आपको समझ में आएगा। और जलियांवाले बाग कांड के बाद ही नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दे दी, कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने दे दी, वापस कर दी मतलब, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, तो खिलाफत आंदोलन के पीछे का मेन पर्पस, मेन वो क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 में आपको पता है जो टर्की थी, वो तुर्की जो थी वो किसके अगेंस्ट थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, ठीक है, इंग्लैंड के अगेंस्ट थी। और बाद में आपको पता है इन्होंने क्या किया, ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया, और टर्की का जो सुल्तान था उसको, उससे उसकी पावर को छीन लिया। और जो तुर्की का जो सुल्तान था उसको मुस्लिम्स अपने खलीफा की तरह मानते थे, रिलीजियस लीडर की तरह मानते थे, जिसके वजह से उनको बहुत चोट लगी।
अब आप बताइए, आपका जो रिलीजियस लीडर है, आपके जो गुरु हैं, उन्हीं से उनकी ताकत को छीन लिया जाए तो आप में तो आक्रोश होगा ही ना। और इसी तरीके से भारत के भी जो मुस्लिम्स थे वो उनको अपना खलीफा मानते थे, और जिसके वजह से ये खिलाफत आंदोलन देखने को मिला। तो बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम चुनिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सत्यपाल की कैद, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन। ठीक है, यहां पर क्लास याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर हम देखें सत्यपाल की कैद, ठीक है, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग और फिर खिलाफत आंदोलन। तो 2 1 3 ए आपका सही उत्तर है। ये वाला भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पर 2 मेन प्रोमिनेंट लीडर जो थे उस समय, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया गया था अमृतसर में। किस तारीख को? 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, जलियांवाला बाग कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को, जिस दिन बैसाखी का दिन रहता है। बोला जाता है जलियांवाले बाग में बहुत से लोग ऐसे थे जो कि बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि थोड़ा सा आंदोलन भी करने आए थे, प्रोटेस्ट करने भी आए थे, लेकिन वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। और ये क्लियर था कि जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर ही गोलियां चलवाई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसके बाद आपको पता है जब 1920 का समय आता है तो भारत में 2, एक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिक्स करके एक आंदोलन बनता है, जिसको कि हम खिलाफत असहयोग आंदोलन के नाम से देखते हैं। और एक बार फिर हम हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक यूनिटी देखते हैं। ठीक है, और यही वो आंदोलन रहता है जिसमें महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि 1 साल के अंदर मैं स्वराज की प्राप्ति कराऊंगा। चलो, अब इसके आगे क्या स्टोरी है उसको प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं भी आपको बताने लगती हूँ तो उससे मैं खो जाती हूँ बताने में। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 1920 के अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो बताइए, ये आयोजन कहाँ पे आयोजित किया गया था? बॉम्बे में, मद्रास में, नागपुर में या फिर लखनऊ में? तो याद रखिएगा आप लोग, कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में जो प्रस्ताव पारित किया था 1920 में, उसको कहाँ पारित किया गया था? नागपुर में। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 1920 का जो नागपुर सेशन था, ठीक है, उसमें रिजोल्यूशन पास किया गया था रिगार्डिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसमें मेन क्या क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, ये भी जानिए। देखिए क्लास, हम असहयोग आंदोलन पढ़ लेते हैं, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लेते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ लेते हैं। आप देखिए, एक मूवमेंट जो है वो दूसरे मूवमेंट से और ऊंचा गया है, और ये क्रांति और ऊंची गई है, लेकिन समय के साथ। अगर हम NCM की बात करें असहयोग आंदोलन की, मेंस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। असहयोग मतलब अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। नाम देखिए, असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब हम आपका सहयोग नहीं करने वाले हैं। हम किसका सहयोग नहीं करने वाले हैं? सरकार का सहयोग। उस समय जो सरकार थी वो भारतीय सरकार तो थी नहीं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट कैसे नहीं करेंगे? ठीक है, अगर मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टी हूँ, मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम आप उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग कैसे नहीं करती, आप क्या सहयोग उनको दे रही हैं, तो मैं कहती कि मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज की, उस समय याद रखिएगा गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्राउन का रूल था। आज भारत सरकार की बात मैं नहीं कर रही हूँ जब मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ गवर्नमेंट, या मैं सरकार टर्म यूज़ कर रही हूँ। उस समय ब्रिटेन का शासन था। तो अगर मैं उस समय किसी कॉलेज में पढ़ाती थी और मैं असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो मैं किस तरीके से सरकार का सहयोग नहीं करूँगी? ना पढ़ा के मैं अपनी जॉब को वहीं पे ड्रॉप कर सकती कि नहीं, आज से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ाऊँगी, मैं वकील हूँ, प्रैक्टिस करती, मैं क्या कहूँगी कि आज से मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपना कॉलेज छोड़ सकती हूँ, मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती, मैं नहीं पढ़ूँ। तो ये हमेशा याद रखिएगा, असहयोग मतलब क्या? जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उसको क्या करेंगे? हम उसको बायकॉट करेंगे, छोड़ेंगे। ठीक है, और हम स्वदेशी गुड को और स्वदेशी एजुकेशन को अपनाएंगे। समझ मेरा, स्वदेशी,
स्वदेशी कपड़े, खादी को अपनाएंगे हम। जो बाहर से हम चीज़ें आ रही है हमारे, हम उस गुड को नहीं अपनाएंगे। देखिए क्लास, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्वदेशी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था स्वदेशी ने। आज आप करंट सिनेरियो में देखिए, जब भी हमारा चाइना से कोई भी डिस्प्यूट होता है, हम क्या कहते हैं? हम चाइना से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। यही तो सबके रहता है, बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। तो जब हम कहते हैं बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ से उनके सामानों को अब नहीं लेंगे। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको पता है कि चाइना के लिए भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिक रहा है, हम उनको मार्केट दे रहे हैं, उनकी इकॉनमी हमारी वजह से चल रही है। और जिस दिन हम कहेंगे हम बाइकॉट कर रहे हैं, तो उनको लॉस सफ़र करना पड़ेगा। अब भारत में क्या चल रहा था, देखिए, जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी आज की क्लास में, वो किसी एक बुक में लिखा नहीं है, 3-4 बुक से पढ़ के मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, कि क्या आइडियोलॉजी थी स्वदेशी के पीछे। अब आप समझिए, हमने कहा कि हम बाइकॉट करेंगे, हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के साथ साथ ब्रिटिश प्रोडक्ट को भी बाइकॉट करेंगे। भारत में क्या चल रहा था? दादा भाई नौरोजी क्या लिखते हैं ड्रेन थ्योरी में? लिखते हैं ना ड्रेन थ्योरी। क्या ड्रेन थ्योरी में लिखते हैं? लिखते हैं कि भारत का जो गंगा का पानी है उसको ले जाके थेम्स में गिराया जा रहा है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारी इकॉनमी को पूरा ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया। और किस तरीके से क्रश किया, ये देखिए, ये हमारा भारत है, ठीक है, इंडिया है। हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स थे, जो कच्चा माल था, वो ये ले जाते थे अपने देश में, यूरोप में हम कह रहे हैं, चलो ठीक है, रॉ मटेरियल्स यहाँ ले जाते थे। और आपको पता है इस समय यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। तो आप भारत का रॉ मटेरियल ले जाके, आपके यहाँ औद्योगिक क्रांति आ गई है, इंडस्ट्रीज आ गई, वहाँ पर आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं और आप क्या बना रहे हैं? फाइनल गुड बना रहे हैं। कोई भी फाइनल गुड, फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है और आप इस फाइनल गुड को कहाँ ले जाके बेच रहे हैं? भारत में बेच रहे हैं। आप समझिए, हमारे यहाँ से ही आप कच्चा माल ले जा रहे हो और अपनी इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसको प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, और फिर जो फाइनल गुड मिला उसको आप हमारे ही मार्केट में लाके बेच रहे हो। तो आप अपनी इकॉनमी तो प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। आप भारत पे आपने कॉलोनी तो बनाई है, यहाँ पर आप क्या करो, अपने सामान मार्केट भी आपका कैप्चर किया है भारत का। यहाँ पर भारत के जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स थे, जो हैंडीक्राफ्ट था, चरखा था, खादी था, उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से। और अगर भारत ये कहे आपसे कि भाई हमारे पास भी प्रोडक्ट है, हम भी चाहते हैं कि हम भी आपकी कंट्री में ले जाकर बेचें, तो आप उस पर इतना ज़्यादा ड्यूटी लगा दो, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दो कि भारत का जो प्रोडक्ट है यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाए और यूरोप की मार्केट में उसको कोई खरीद ही ना पाए, और आप अपने यहाँ का सामान लाके हमारे यहाँ बेचो। एक मार्केट भी है हम आपके लिए। तो स्वदेशी अपनाओ। जो कपड़े थे उसको लोगों ने जला दिए प्रोटेस्ट में। समझ में आ रहा है? स्वदेशी की बात किया गया कि हमको पूरी तरीके से इनका सहयोग नहीं करना है, ठीक है। क्या किया गया? जो चरखा था उसको प्रमोट किया गया, चरखे को प्रमोट किया गया, जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको बायकॉट किया गया, काउंसिल को, असेंबलीज को बायकॉट किया गया। ये सारी चीज़ें तो बायकॉट करने की बात चल रही है। चलो क्लास, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ ना, वैसे जब क्लासेस, रेगुलर क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अब जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपके पास मेरी स्पीड तेज कम करने का ज़रिया भी है, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए ये सारी बातें। खाली पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, आप पढ़ना है, आज आपका मेन टारगेट यही है कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हमें इन सब चीज़ों से सीखना भी है। अगर हमारे कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है तो उसके पीछे देयर इज़ अ रीज़न है हर चीज़ के पीछे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आप सोचिएगा कि मार्केट कितनी ज़रूरी है। आप मेंस में आंसर्स लिखोगे ना तो किस तरीके से
हम क्यों बार बार मेक इन इंडिया की बात करते हैं? आप चाइना की इकॉनमी देखो, चाइना की इकॉनमी जो है वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में सबसे मजबूत उन्होंने अपना सेकेंडरी सेक्टर करके रखा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना के रखा है अपने आप को। और हमारी इकॉनमी में हम क्या देखते हैं कि हम प्राइमरी इकॉनमी से, प्राथमिक उससे, एग्रीकल्चर सेक्टर से हम मूव ऑन कर गए टर्शरी सेक्टर पे, सर्विस सेक्टर पे। हमने कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को हम नहीं बना पाए। और आज हमारी सरकार बार बार क्या कह रही, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की बात कर रही है, स्वदेशी चीज़ों की बात कर रही है। तो ये स्वदेशी, ये सारी विचारधारा अभी की नहीं है, पहले की है। तो इस तरीके से भी सब्जेक्ट्स को समझा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग इस प्रश्न को देखिए, मैं साइड होती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड ये प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई है इसको एक बार आप लोग पढ़िए क्लास ध्यान से। बड़ा प्रश्न है तो अगर थोड़ा सा समय लेना है तो आप समय भी ले सकते हैं इस प्रश्न को पढ़ने के लिए। पढ़िए कि क्या दिया गया है यहाँ पर। असहयोग आंदोलन की बात यहाँ पर की गई है। असहयोग आंदोलन में मैंने अभी आपको बताया कि 1920 के जब असहयोग आंदोलन की हम बात करते हैं तो नागपुर में सेशन हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और हो सकता है कभी आपसे परीक्षा में पूछ ले कि उसको प्रिसाइड किसने किया था, तो राघवाचारी का नाम आप याद रखिएगा, लिख लीजिए, सारे पॉइंट्स लिख लिया करिए। 1920 नागपुर सेशन, वी राघवाचारी। और फिर उसी साल 1920 में कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी की अध्यक्षता कौन करते हैं, लाला लाजपत राय करते हैं। और इसमें असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया जाता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो आप एक चीज जरूर याद रखिएगा 1920 वाले में कि 2 सेशन आपके हुए थे, ठीक है। दोनों सेशन आप याद रखिएगा, पहला कलकत्ता में हुआ, मतलब पहला नागपुर में हुआ था जिसको कि वीर राघवाचारी ने प्रिसाइड किया था, दूसरा कलकत्ता में लाला लाजपत राय द्वारा प्रिसाइड किया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का अनुमोदन नागपुर सेशन में किया गया था और पूरी तरीके से इसे पारित किया गया था 1920 में कलकत्ता सेशन में लाला लाजपत राय द्वारा, ये याद रखिएगा। चलिए यहां पर कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम लिखा है। हिंदू ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मैनी नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सच एज काशी विद्यापीठ केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर आखिरी दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंग टू ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियंस। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने पहली बार एक जन आंदोलन का आयोजन किया था, ये बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही, पहली बार एक मास मूवमेंट ये था, पहली बार। मैंने आपको पहले भी बोला है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा क्लास, ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको सोचने के लिए बता रही हूँ। आईएनसी का गठन कब हुआ है? 1885 में हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। 1885 में इसका गठन हुआ है, आप सभी को पता है ये चीज। आईएनसी के पहले जो पार्टीज थी, पहले भी पार्टी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, और कई पार्टीज आपकी पहले भी थी। लेकिन जो पहले की जो पार्टीज थी ना, उनमें कमी क्या थी? उनमें कमी ये थी कि वो अपने प्रोविंस की प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस करती थी। बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो बॉम्बे की प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कस कर रहा है। मद्रास एसोसिएशन जो है वो मद्रास की प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस कर रहा है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पहली ऐसी पार्टी बनी थी जिसने पहली बार पूरे भारत को एक तरफ लिया। और आपको पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, आईएनसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर यह भी डिसाइड हुआ था कि यहाँ पर खाली हम पॉलिटिकल मुद्दों की बात करेंगे, राजनीतिक मुद्दों की बात करेंगे। और आईएनसी का ही एक आगे चल के एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसको कि हम इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ठीक है। वहां पर क्या बोला गया? सोशल इशू, जो सोशल इशू है जैसे चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज, ठीक है, उसके बारे में हम वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन आईएनसी में खाली पॉलिटिकल मुद्दों पर डिस्कस किया जाएगा। और आईएनसी के जो सेशंस हैं वो हर बार अलग प्रोविंस में होंगे।
और जिस प्रोविंस में उनके सेशंस होंगे वहां के लीडर उसे कभी प्रिसाइड नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा जो बात बता रही हूं मैं आपको। जब 1907 वाले सेशन को सूरत में रखा गया तो उसके पीछे का एक मुख्य कारण ये भी था कि जो आपके मॉडरेट लीडर्स थे, जो नरम दल के लीडर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि गरम दल का लीडर आईएनसी के सेशन को प्रिसाइड करे कोई। और बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़ा नाम था उस समय कि 1907 का सेशन उनको दिया जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो सेशन है उसको सूरत में रख दिया। अब जैसे ही सेशन को सूरत में रखा तो सूरत उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आती थी और बाल गंगाधर कहाँ से बिलोंग करते थे? तिलक बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। ऑटोमेटिकली बाल गंगाधर तिलक का नाम अध्यक्ष पद से हट गया। तो आईएनसी के सेशन में ये भी एक प्रोविज़न था कि जो आईएनसी के जो सेशंस हैं वो हर बार अलग प्रोविंस में होंगे और जिस प्रोविंस में होंगे उस प्रोविंस का लीडर उसको कभी भी प्रिसाइड नहीं करेगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार एक ऐसी पार्टी बनी जिसने पूरे भारत में अलग अलग जगह अपने सेशंस को कंडक्ट कराया और किसी एक प्रोविंस की प्रॉब्लम्स को नहीं डिस्कस किया, पूरे भारत को एक साथ लेकर चल। ठीक है, उसी तरीके से अभी हम पहले के जो आंदोलन देखते हैं, ठीक है, कोई ट्राइबल रिवॉल्ट भी देखते हैं, वो कहीं पर हो रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 वाला, वो किसानों के से रिलेटेड था। उसके बाद अहमदाबाद मिल केस जब हम देखते हैं 1918 वाला, तो वो मिल ओनर और वर्कर्स के बीच में था सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह देखते हैं तो गुजरात के सत्याग्रह खेड़ा से रिलेटेड था वो। लेकिन जब असहयोग आंदोलन की हम बात करते हैं तो पहली बार सब लोग इकट्ठा हुए और खिलाफत असहयोग आंदोलन नाम दे दिया गया। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी आ गई इसमें और सबको इंक्लूड किया गया। कोई एक स्पेसिफिक वर्ग नहीं था कि खाली फार्मर्स थे या खाली एजुकेटेड लोग थे, ऐसा कुछ नहीं था, सारे वर्ग इसमें इंक्लूडेड थे। तो एक मास मूवमेंट तो ये आपका बनकर तैयार हुआ। ठीक है, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई। ठीक है, काशी विद्यापीठ जैसे कई शिक्षा संस्थान अस्तित्व में आए, ये भी सही है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों को राजनीतिक रियासतें देने की इच्छा थी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा जरूर क्लास, क्योंकि महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे देश में विरोध और अभियान चलाए गए। उनमें से एक विरोध लोकप्रिय मोपला विद्रोह था। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ये केरल में हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 के समय। ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मालाबार रीजन ऑफ केरला 1921 मोपला विद्रोह हुआ था यहाँ। अच्छा क्लास, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज कि लास्ट क्लास में 1916 की जब मैंने बात की थी आपसे, तो ये याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से, मैं इस चीज को रिपीट करूं, राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से लखनऊ सेशन में हुई थी। ठीक है, आईएनसी का जो लखनऊ सेशन था 1916 में, उसमें उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी और वहां पर वो महात्मा गांधी से अनुग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ चंपारण चलिए। वहां पे किसान जो समस्या, जो 3 कटिया सिस्टम से जो समस्या वो ग्रस्त हैं, जिस समस्या से वो ग्रस्त हैं, आप उसका निवारण करिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? आप सभी को पता है, चौरी चौरा कांड इसके पीछे का मुख्य कारण था। ठीक है, मुख्य कारण क्या था? चौरी चौरा कांड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चौरी चौरा कांड की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है 4-5 फरवरी को ये हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी को वैसे, और यहाँ पर जो पुलिस कर्मी थे उनको जिंदा पुलिस स्टेशन में जला दिया गया था। इसके वजह से महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं ये डर था कि असहयोग आंदोलन जो है वो हिंसक रूप ना ले ले, तो इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी के मुख्य नेता कौन थे बताइए? विट्ठल भाई पटेल और डॉक्टर अंसारी, एमएन राव, मोहम्मद अहमद, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ये भी चीज़ मैंने आपको बताई है, लेकिन एक बार मैं आपको और बताती हूँ।
ध्यान से देखिएगा, 1920 की बात हम कर रहे हैं, खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, 1920 में इट वॉज स्टार्टेड। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, ठीक है, और फिर महात्मा गांधी एनसीएम मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच में महात्मा गांधी क्या कहते हैं, विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर मैं स्वराज की प्राप्ति करा दूंगा। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा था कि अब हमें स्वराज मिलने वाला है, लेकिन चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में विभाजन होता है, आईएनसी में क्या विभाजन होता है, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, ठीक है। प्रो चेंजर्स में जो कहते हैं कि अब जो बाइकॉट वाली चीज है, अब हम इसको नहीं मानेंगे कि असेंबली बाइकॉट कर दो, काउंसिल बाइकॉट कर दो, अब हम बाइकॉट नहीं करेंगे। अब हम असेंबली और काउंसिल के मेंबर बन के अंदर बैठ के अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। तो बाइकॉट वाला, असहयोग वाली बात अब हम नहीं मानेंगे। नो चेंजर्स जो थे वो असहयोग आंदोलन में जो हमने चीज़ें बाइकॉट की बात की थी वो उसको अभी भी कंटिन्यू रखना चाहते थे, ठीक है। प्रो चेंजर्स में अगर आप देखेंगे, देखिए क्लास, मैं आपको बता दूं, एक पुस्तक है, 1 मिनट, तो उसमें पूरा आपका अच्छे से लिखा हुआ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा बुक का, पूरा अच्छे से प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन आपके पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर प्रो चेंजर्स में जो मेन जिनका नाम आपको याद रखना है वो CR दास और मोतीलाल नेहरू याद रखना। क्यों ये प्रो चेंजर्स हैं? क्योंकि आपको पता है कि आईएनसी को ये छोड़कर अब स्वराजिस्ट पार्टी का गठन करेंगे 1923 में, ठीक है। 1923 में ये स्वराजिस्ट पार्टी का गठन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे राजेंद्र प्रसाद, कुछ ऐसे लीडर्स थे जो कह रहे थे कि अभी भी हम बाइकॉट को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न बना था कि स्वराजिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, तो आप याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। लेकिन स्वराजिस्ट पार्टी बहुत लंबे समय तक नहीं, कुछ उपलब्धियाँ रहती हैं स्वराजिस्ट पार्टी की, जैसे ये सीट हासिल कर लेती है, ठीक है। लेकिन CR दास की मृत्यु के बाद देखा जाता है कि स्वराजिस्ट पार्टी डगमगाने लगती है और फिर मोतीलाल नेहरू, आप देखते हैं 1928 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर फिर बनते हैं और नेहरू रिपोर्ट तैयार करते हैं ना। तो उस समय मोतीलाल नेहरू फिर आगे रहते हैं और स्वराजिस्ट पार्टी आपकी थोड़ी सी उस समय कमज़ोर पड़ गई रहती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी और भी चीज़ों को बताऊँगी, पहले इस प्रश्न को देखो। चलो इस प्रश्न को पढ़ो आराम से, देखो क्या दिया गया है यहाँ पर। बताइए क्या दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये आपका स्वराज पार्टी से ही रिलेटेड है, ठीक है। स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड इन इंडिया महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने की वजह से, ठीक है, पहली चीज दी गई है। दूसरी, परिषद में प्रवेश करना और 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के खोखलेपन को दिखलाना। फिर आपको दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, और फिर है राजनीतिक विशेषाधिकार पर कब्जा करना। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं तो आपके स्वराजिस्ट पार्टी का गठन होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर परिषद में प्रवेश करना, मैंने आपको बताया कि अभी तक ये काउंसिल्स को बायकॉट कर रहे थे, लेकिन अब इनका क्या मेन पर्पस था कि हम काउंसिल में एंटर करेंगे, ठीक है, और जो भी खोखलापन है उसको क्या करेंगे, उजागर करेंगे। ये भी बिल्कुल सही है,
ठीक है, ये याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 42 सीटें ये लोग जीते भी थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कि इन्होंने जब सीटें जीती तो ये अपने बात को मजबूती से रख पा रहे थे, ये भी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए क्लास जो लिखना हो। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, बस 2 मिनट। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे वो विट्ठल भाई पटेल थे, याद रखिएगा। और विट्ठल भाई पटेल किस पार्टी से बिलोंग करते थे? स्वराज पार्टी से बिलोंग करते थे। तो स्वराज पार्टी की अपनी ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस समय की, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका गलत है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी चीज़ याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल का नाम। तो स्वराज पार्टी की कभी अचीवमेंट के बारे में पूछे तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन 1927 में हुआ। इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंडियंस। एकदम गलत है। यहाँ पर आपका सही क्या हो गया? केवल 1 और 2। आपको पता है साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसी वजह से गो बैक साइमन का नारा हर जगह लगा हुआ था, काले झंडे दिखाए जा रहे थे। और इसी के चलते मैंने आपको बताया कि जब प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय लाहौर में, तो उन पर भी लाठी चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उस समय लाठी चार्ज किसने कराया रहता है? स्कॉट ने। लेकिन जब भगत सिंह लोग स्कॉट को मारने जाते हैं तो गलती से सॉन्डर्स को मार के चले आते हैं। याद रखिएगा सारी चीज़ें। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, जिसमें ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है आपको। चलिए, साइमन कमीशन के गठन के पीछे का मुख्य कारण क्या था? भारत में सरकार की कार्यशैली का विश्लेषण करना, भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना, भारत में राष्ट्रवाद को नियंत्रित करने के तरीके, राजस्व बढ़ाने के तरीके। तो आपको पता है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात यहाँ पर की जाती है, इसी वजह से साइमन कमीशन के गठन की बात की जाती है। लेकिन सबसे चीज़ अच्छी क्या बात बोली जाए कि INC हमारा इतना आगे बढ़ गया है और यहाँ पर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय को नहीं शामिल कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जो 1919 वाला एक्ट था, जिसको कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उसी में ये चीज़ बोला गया था कि 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, एक कमीशन आएगा जिसका कि मेन पर्पस क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को स्टडी करना। लेकिन 10 साल पूरे होने के पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन को गठित कर दिया जाता है, जो कि 1928 में भारत में आता है। ठीक है, और इसी समय पता है कि हमारे भारत में भी जब ब्रिकनहेड नेहरू जी को चैलेंज देते हैं कि क्या साइमन कमीशन का विरोध तुम लोग कर रहे हो कि कोई भारतीय नहीं शामिल है, इतने योग्य हो तुम भारतीय, किसी एक कोई ऐसी रिपोर्ट बना के तैयार करो जिसमें तुम और मुस्लिम लीग सहमति रखो तो मैं मानूंगा भी। और इस चैलेंज को मोतीलाल नेहरू एक्सेप्ट करते हैं और मोतीलाल नेहरू अपने रिपोर्ट पेश करते हैं 1928 में, जिसको कि नेहरू रिपोर्ट हम कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट में आपके यंग लीडर्स भी शामिल थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन था उस समय, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन हमारे यहाँ के यंग लीडर्स अब चाहते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन याद हमेशा रखिएगा अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ दृष्टि से परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट में हमने किसकी बात की है? हमने डोमिनियन स्टेटस की बात की, हमने पूर्ण स्वराज की बात नहीं की है। नेहरू रिपोर्ट में हम डोमिनियन स्टेटस की ही हमने मांग की थी, अभी भी हम डोमिनियन स्टेटस की ही मांग कर रहे थे। लेकिन हाँ, अब बोल दिया गया था कि अगर नेहरू रिपोर्ट 1 साल के अंदर आप नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं फिर हम आपको बताएंगे। और मैंने आपको बताया है कि 1 साल बीत जाते हैं, दिसंबर का समय आता है, 1929 का समय आता है, लाहौर का अधिवेशन होता है, जिसको कि एक यंग लीडर जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रिसाइड कर रहे रहते हैं और वो कहते हैं कि आज से डोमिनियन स्टेटस की डिमांड खत्म, आज से हमारी डिमांड पूर्ण स्वराज की है और आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज के रूप में मनाएंगे।
पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, और रावी नदी के तट पर वो झंडा फैलाकर ये बात कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अब आपको भी रट गए होंगे, मेरे ही स्टूडेंट्स हैं आप लोग, मैं ही आपको इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, 10 बार एक ही चीज़ मैं आपको बताती हूँ, और इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ध्यान दीजिए। इसके मुख्य वास्तुकार मोतीलाल नेहरू थे, एकदम सही है। परीक्षा में दे दे नेहरू रिपोर्ट और दे दे कि इसके मुख्य वास्तुकार जवाहरलाल नेहरू थे, तो टिक लगा के मत आ जाना। ठीक है, मोतीलाल नेहरू उसके वास्तुकार थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू वाज अ यंग लीडर। ठीक है, हाँ, 1929 का जो सेशन होता है लाहौर का, उसकी अध्यक्षता वो करते हैं और वो पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, याद रखिएगा। 1928 में कलकत्ता में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा पारित किया गया। इसने भारत के पूर्ण स्वराज की मांग की। देखिए, यही चीज परीक्षा में भी प्रश्न ऐसे बनेगा। तो अब आप क्या बताओगे, नहीं, नेहरू रिपोर्ट में हमने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की है। हमने पूर्ण स्वराज की मांग किसमें की है, पहली बार आईएनसी के लाहौर सेशन में 1929 में। नेहरू रिपोर्ट में तो हम डोमेनियन स्टेटस की ही बात कर रहे थे, ये याद रखिएगा क्लास। ठीक है, तो ये आपका गलत, ये भी आपका गलत। ठीक है, यहाँ पर आपका सही केवल एक है। जो सर्वदलीय सम्मेलन था वो कलकत्ता में नहीं, वो दिल्ली में आयोजित हुआ था 1928 में, याद रखिएगा। ये देखिए, 12 फरवरी 1928 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड एट दिल्ली. It was attended by the representative of 29 organization in response to the appointment of Simon Commission. चैलेंज गिवन बाय लॉर्ड ब्रिकनहेड. उस समय जो लॉर्ड ब्रिकनहेड थे जिन्होंने नेहरू को चैलेंज दिया था वो सेक्रेटरी थे, ये याद रखिएगा. ठीक है. एंड दिस सेशन वाज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस. इसको प्रिसाइड किसने किया था? एम ए अंसारी ने. ये भी याद रख लीजिएगा. ये ठीक है. क्लियर? क्लियर ना क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न देखो. निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर सेशन में प्रिसाइड किया गया था. जब लाहौर सेशन को प्रिसाइड जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसमें 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी. ये सब चीजें क्लियर होगी. आगे देखते हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सेशन. थोड़ा सा स्लाइड से हट जाती हूँ, बड़ा प्रश्न है, तो आप लोग लाहौर सेशन से रिलेटेड देखिए क्या दिया गया है. यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा क्लास. आशा करती हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हो, क्योंकि एक बार अगर सीक्वेंस समझ में आ जाएगा ना, फिर कोई आपको कितना भी कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, आप कभी भी नहीं कंफ्यूज होंगे. ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा. ठीक है. सीक्वेंस हमेशा पकड़ने की प्रयास करिए कि क्या बोला जा रहा है, क्या आपसे पूछा जा रहा है. चलिए बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है. तो नेहरू रिपोर्ट की बात हो गई. अब यहाँ पर हम बात करें लाहौर सेशन की. तो लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था. बिल्कुल सही है. उस सत्र में चरमपंथियों और उदारवादियों के बीच दरार को सुलझाया गया था. ये तो बिल्कुल गलत है. नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में, इसमें तो नहीं, वो तो पहले का ही समय है, 1916-15 का समय है. ठीक है. उस सत्र में द्विराष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था. नहीं, टू नेशन थ्योरी की बात ही नहीं की गई थी. यहाँ पे बस हमारा मतलब था पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज. ठीक है. तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा क्लास, मैं ये पहले भी बोली हूँ, अब भी बोलूँगी, कि पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको कई बार दे देता है कि टू नेशन थ्योरी या पार्टीशन, भारत के विभाजन की बात अगस्त ऑफर में प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, क्रिप्स मिशन में स्वीकार कर लिया गया, वेवल प्लान में स्वीकार कर लिया गया. ठीक है. तो आप हमेशा याद रखिएगा किसी में भी स्वीकार नहीं किया गया. जब माउंटबेटन प्लान आता है उसमें पहली बार पार्टीशन, विभाजन को स्वीकार किया जाता है उसी प्रस्ताव में. उसके पहले कितने भी प्रस्ताव आए हैं और मुस्लिम लीग कितना भी पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था. तो परीक्षा में अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाए कैबिनेट मिशन प्लान में स्वीकार कर लिया गया, तो आप कहिएगा हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमको पता है कि विभाजन का प्रस्ताव माउंटबेटन प्लान में स्वीकार किया गया, उसके बाद विभाजन हुआ और स्वतंत्रता प्राप्त.
उसके पहले कहीं पर भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। चलो आगे बढ़े। रानी गायकवाड़ ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भाग कहाँ से लिया था? बताइए, इन्होंने कहाँ से लिया था? इन्होंने लिया था, एक मिनट, इन्होंने लिया था मणिपुर से। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। ये भी प्रश्न हमने डिस्कस किया था। गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कहाँ के, कब बोला गया है? खिलाफत असहयोग, सविनय अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब गढ़वाल रेजिमेंट की हम बात करते हैं तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लोगों पर गोली चलाने को मना कर दिया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरीके के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, विचार करिए। सरोजनी नायडू दांडी मार्च में एक महत्वपूर्ण नेता थी। सरोजनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था। कर्नाटका की अंबाबाई ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा आप, सरोजनी नायडू और अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटक। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से, जैसे जब आपसे बोला जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जाती है, ठीक है, वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा किसका किसका रोल है। तो ये याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ और, धरसाना सत्याग्रह के बारे में भी, सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में भी आप याद रखिएगा। जब आप सभी को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जब आपका स्टार्ट हुआ तो ये साबरमती से दांडी तक मार्च था। ठीक है, ये आप सभी को पता है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि साबरमती से ये आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये आपका दांडी तक पहुंचना था। यहाँ पर महात्मा गांधी के साथ अगर हम देखें सरोजनी नायडू शामिल थी। ठीक है, और जो आपका मार्च था वो कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुआ था और 4-5 अप्रैल में ये 1930 में दांडी पहुंचा। ठीक है, 24 दिन 24 डेज लगे थे इस पूरे मार्च में। ठीक है, यहाँ पर जो लोग महात्मा गांधी के साथ चल रहे थे वो खादी के वस्त्र धारण किए हुए थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक नदी बह रही है, सफ़ेद नदी बह रही, लोग जुड़ते जा रहे थे। आप सोचिए कितना अच्छा, कभी आप इमेजिन करिए, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं तो 24 दिन लगे ऐसे। आप सोचिए आज मैं लखनऊ से स्टार्ट कर रही हूँ खादी का वस्त्र धारण करके और गांव-गांव जाके, और गांव-गांव से होकर मैं गुजर रही हूँ, और जिस घर में जा रही हूँ वहाँ पे लोग एक भेली और पानी लेके खड़े हैं, हाँ, और पिला रहे हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, और लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। जुड़ना किसे कहते हैं? इसी को तो जुड़ना कहते हैं। और दांडी मार्च मतलब हम पैदल चल रहे हैं। हम गाड़ी से अगर बैठ के चलेंगे, किसी जगह का अगर हम भ्रमण गाड़ी से कर रहे हैं, तो क्या हम उस जगह की क्या असलियत है, क्या परेशानी है, उसको समझ पाएंगे उस गाड़ी के अंदर बैठ के? नहीं। अगर आपको किसी जगह के बारे में जानना है तो आपको पैदल चलना पड़ेगा वहाँ के लोगों के साथ, आपको वहाँ के लोगों से बात करनी पड़ेगी अगर आपको उनका दिल जीतना है। और कहीं ना कहीं गांधी जी इन सब चीज़ों से परिचित थे। इतना क्यों दिया गया है इन सॉल्ट सत्याग्रह या ये जो आपका जो दांडी मार्च, और ये मार्च का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि आप तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं, आप लोग तक पहुंच रहे हैं। और आज आप सोचिए अगर अभी इसी समय आपके घर का दरवाज़ा कोई एक बहुत बड़ा लीडर खटखटा दे, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, कहाँ से क्या है, आप तुरंत उसका स्वागत करेंगे। और आप अपने आप को 2-3 दिन तक यही सोचेंगे कि बताओ इतना बड़ा लीडर मेरे घर आया। और अगर उसने आपसे एक रिक्वेस्ट कर दी तो आप खुद कहेंगे अरे इसको बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद कर देता हूँ। तो आप सोचिए जब दांडी मार्च जब चल रहा होगा और गांधी जी के साथ जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो 78 फॉलोअर्स गांधी जी के उनके साथ चल रहे, लोग खुद पर खुद जुड़ते जाएंगे। तो एक मूवमेंट को मास मूवमेंट में तो
कन्वर्ट किया ही गांधी जी ने। तो इस चीज़ को तो आपको इस तरीके से विचार करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर 24 दिन लगे 12 मार्च 1930 से 4-5 अप्रैल 1930 में। फिर ये दांडी पहुँचे, इन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाया और उस दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, ये आप सभी को पता है। और इसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है और सरोजनी नायडू एक और सत्याग्रह करती हैं जिसको कि धरसाना सत्याग्रह कहते हैं। ये याद रखिएगा, अभी 21 मई 1930 को ये मूवमेंट सरोजनी नायडू ने आपका क्या किया था, प्रिसाइड किया था कह सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खुदाई खिदमतगारों, जिन्हें हम रेड शर्ट के नाम से भी जानते हैं, ने आह्वान किया था। किस चीज़ का आह्वान किया था, इसको देखते हैं। उत्तर पश्चिम में पश्तून आदिवासी क्षेत्रों का अफगानिस्तान के साथ एकीकरण, औपनिवेशिक शासकों को आतंकित करने और अंततः उन्हें बाहर निकालने के लिए आतंकवादी रणनीति और तरीके अपनाना, राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए साम्यवादी क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाना, या पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष। तो ये खुदाई खिदमतगार याद रखिएगा, जिसे कि हम रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं। यहाँ के लोग रेड शर्ट, ये पठान रीजनल नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनिज्म से रिलेटेड है। डी आपका सही उत्तर है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट, तो याद रखिएगा खान अब्दुल खान, ठीक है, अब्दुल गफर खान, ठीक है, अब्दुल गफर खान का नाम आप याद रखेंगे, जिनको कि हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर पता नहीं लिखा है कि नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा फ्रंटियर गांधी के नाम से हम इन्हें जानते हैं, अब्दुल गफर खान को, ठीक है क्लास। चलिए अगला हम देखते हैं, लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का क्या उद्देश्य था। तो बताइए, यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की गई है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का क्या उद्देश्य था? स्वशासन पर चर्चा करना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना, या फिर संवैधानिक सुधार पर, ठीक है। यहाँ पर हमेशा आप याद रखिएगा, इनका जो मेन पर्पस जो था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो क्या था? वो आपका था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करना। मैंने आपको बताया है, सब लिंक कनेक्ट करते हुए चलिए। 1919 का जो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, उसी में बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट करेगा जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को देखेगा। और 10 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि 1928 में भारत आता है, फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। और इसी रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाई जाती है। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पर्पस है वो टू डिस्कस का साइमन कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। बी आपका सही उत्तर है। हम कहीं पे भी सेल्फ रूल, स्वराज, इन सब की बात अभी नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद की स्थापना की थी? तो बताइए, यहाँ पर ऑल बंगाल काउंसिल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये डिसोबीडियंस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये JM सेनगुप्ता द्वारा। सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? ध्यान दीजिए, गांधी इरविन समझौता की बात की गई है। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, गांधी जी के आमरण अनशन को तोड़ना, नमक पर कर को समाप्त करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्लास, जब हम गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो फर्स्ट RTC हुआ है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, वो आपका सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया था? उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि भारत की जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि भारत में उस समय उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। भारत में एक मूवमेंट आपका चल रहा रहता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इसी वजह से बाइकआउट करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये कंक्लूजन निकलता है कि भारत की जो लार्जेस्ट पार्टी है, INC ही नहीं यहाँ बैठी है, तो किसी चीज़ का कोई परिणाम नहीं हो पाएगा। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले ये निश्चित किया जाए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी सम्मिलित होगी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसी के चलते भारत में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। और गांधी इरविन पैक्ट में क्या डिसाइड होता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी,
ठीक है, और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको कुछ समय के लिए पॉज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी को आसान बनाना। कि ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पता है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन पे पॉज किया गया, महात्मा गांधी सरोजनी नायडू के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, और वहीं पर 1932 में कम्युनल अवार्ड की बात कर दी जाती है, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी वापस आते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी को यरवदा जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर वो आमरण अनशन करते हैं। फिर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना पैक्ट साइन कराया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको अब कुछ समय बाद रटी जाएगी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब ये देखो क्या क्या किया है, बताओ। ये सब क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए खेल नहीं है, खट से नहीं कर लोगे। रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है, सॉल्ट मार्च, ठीक है, चौरी चौरा कांड 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बताओ 1931, और सॉल्ट मार्च 1930। तो कर लो, यहाँ पे ए का फोर्थ 2 जगह दिया गया है, बी का थर्ड, सी का क्या है फर्स्ट है, ठीक है, और डी का सेकेंड है। ए आपका सही उत्तर हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने गए थे वहां पर। डी आपका सही उत्तर है। नाइनटीन 1931 के कांग्रेस के कराची प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस मुद्दे की वकालत की गई थी? तो चलिए बताइए। कांग्रेस प्रस्ताव की बात यहां पर की गई है। राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं करेगा। राज्य प्रमुख उद्योगों और सेवाओं को भारतीय व्यापारिक समूहों को सौंप देगा। राज्य को भारतीय व्यापारिक समूह को 50% पूंजी निवेश करने की अनुमति देनी चाहिए। राज्य को प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राज्य को प्रमुख उद्योगों और सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण रखना चाहिए। डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें किन किन बातों पे बात हुई थी, चर्चा हुई थी। बेसिक सिविल राइट्स की बात हुई थी, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, बेटर लिविंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी कराची सेशन में 1931 में। बी आपका सही उत्तर है, जिसको कि प्रिसाइड किसने किया था? सरदार पटेल द्वारा इसको प्रिसाइड किया गया था। यहां पर ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक पॉलिसी, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था इकोनॉमिक पॉलिसी पे, आर्थिक नीति पर, जिसको कि किसने ड्राफ्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कराची सेशन जो है 1931 का, उसको प्रिसाइड तो किया है सरदार पटेल ने, लेकिन इसी सेशन में आर्थिक नीति की बात की गई थी, ठीक है। तो उसको किसने ड्राफ्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये याद रखिएगा। 1932 की बात हम करते हैं, देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, लंबा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अछूत जाति के लिए अलग निर्वाचिका की घोषणा की थी, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात यहाँ पर की गई है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको दिया गया है, भारतीय नेताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया था। अलग निर्वाचिका मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट जो आपका था, जिसको कि हम कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करते हैं, कम्युनल अवार्ड की बात करते हैं, सांप्रदायिक पंचायत की बात जिसे हम कहते हैं। आपको पता ना, रैमसे मैकडॉनल्ड ने इसे पेश किया था 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। तो यहाँ पर अलग निर्वाचिका देना फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। तो यहाँ पर आपको पता है कि पहला भी बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन इंडियन लीडर्स ने इसको वेलकम नहीं किया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। आसान प्रश्न था। चलो आगे देखें। राजकुमारों को ब्रिटिश मार्गदर्शन में आम हित के मामलों पर मिलने और चर्चा करने में सक्षम बनाने के लिए किस वर्ष चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया था? तो बताइए, इन विच ईयर द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाज क्रिएटेड टू इनेबल द प्रिंसेस टू मीट एंड डिस्कस अंडर द ब्रिटिश गाइडेंस मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो ये आपका 1920 का समय था, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिए यहाँ पर, राज्य के जन संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का गठन 1927 में हुआ था, दिया गया है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1928 में प्रजामंडल के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है आपका अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन जो है उसका गठन 1927 में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में 1934 के समय शायद प्रजामंडल सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। एक बार हम देख लेते हैं एग्जैक्ट ईयर क्या था। तो ये एग्जैक्ट ईयर 1939 था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रजामंडल इन 1939। ठीक है, ये याद रखिएगा 1939। कोई दिक्कत क्लास दिख रहा है ना क्लियरली? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गर्मी सही में बहुत है, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते। अच्छा, ठंडी में एक चीज़ अच्छा रहता है, ठंडी में जब फैकल्टी पढ़ाती है तो उसको आराम, मुझे आराम रहता है। ठीक है, गर्मी में लगातार बोलना पड़ता है, और ये चीज़ तब दिक्कत नहीं देती है जब आप लोग सामने बैठे रहते हो, तो उसमें कुछ देर टीचर्स को चुप रहने का मौका मिल जाता है। अब आप लोग सामने बैठे हो तो कोई प्रश्न पूछोगे तो जितनी देर प्रश्न पूछोगे उतनी देर तो मैं शांत रहूँगी ना। तो हाँ, अच्छी बात है, तो वो अच्छा लगता है। और प्रश्न पूछो, मुझे बोलने का मौका ही मत दो, तब ऐसा लगता है। लेकिन जब इस तरीके के सेशंस होते हैं जिसमें लगातार आपको बोलना पड़ता है, तो कुछ समय बाद थोड़ा सा लगता है कि अब मतलब, लेकिन ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्लासेस, बस यही पूरा प्रयास रहता है मेरा क्लास, कि कहीं पर भी आपको ऐसा ना लगे कि समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है, और जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो समझ में आ जाए। इससे बड़ा मेरे लिए क्या अचीवमेंट होगी? अगर मैं थोड़ा सा मेहनत अपनी तरफ से दे रही हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को वो चीज़ समझ में आ रही है, चीज़ें क्लियर धीमे धीमे हो रही है, तो मेरे लिए सबसे संतुष्टि की बात वही है। मैं हमेशा हर चीज़ में एक बात कहती हूँ, मैं आपसे भी आज भी यही बात कहूँगी कि एज़ अ फैकल्टी, ठीक है, मुझे हमेशा ये बात लगती है, जो कि स्टूडियस बच्चे हैं, ठीक है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, वो मेरे भी बिना सपोर्ट के वो पढ़ लेंगे, वो इतने योग्य हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो वो ले लेंगे, लेकिन मुझे संतुष्टि तब मिलती है जब मेरा एक ऐसा विद्यार्थी जब मुझसे ये आके कहता है कि मैम इस सब्जेक्ट में मुझे कुछ नहीं आता था और आपके पढ़ाने की वजह से आज मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा, मैं खुद पढ़ने लगा या समझ में आने लगा है। तो मैं सच बता रही हूँ क्लास, मेरे लिए उस क्षण से अच्छा कोई भी समय नहीं होता। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होता है। एज अ फैकल्टी मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जो फ्रंट बेंचर्स हैं वो तो बहुत आगे जाएं, वो आगे जाएंगे भी, मतलब जो बच्चे अच्छे मार्क्स पा रहे हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर एक ऐसा बच्चा जिसमें थोड़ा सा, जिसको लगता था कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ और उसको मेरे पढ़ाने की वजह से सब्जेक्ट समझ में आने लगे या कोई चीज़ें समझ में आने, तो मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ये बात मैंने अपने टीचर्स के समय में भी ये बात कही थी। ठीक है, स्टेज पे जाके जब कॉलेज चल रहा था तो टीचर्स डे था, तो मैंने हमेशा कहा कि एक अच्छा टीचर वो है जो अंत में, जो आदमी है जो अंत में, जो उस क्लास में सबसे कम मार्क्स पा रहा है, अगर उस बच्चे को वो 90% में ले आए ना, तब मैं मान लूँगी कि वो एक बहुत अच्छा टीचर। तो मेरे मन में हमेशा ये विचार रहता है कि जो तेज हैं वो तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन अगर कोई भी एक मेरा ऐसा एक भी विद्यार्थी है जिसको कि लगता है कि ऐश्वर्या मैम के पढ़ाने से इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो उस दिन मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। बस इतना। अब देखो यहाँ पे आ जाए, नहीं तो फिर भावनाओं में मैम 2-3 मिनट और ले लेंगी। कभी कभी हमारा भी मन करता है पढ़ाते पढ़ाते आप लोग से कुछ अपने विचार विमर्श करें, ठीक है, और ये सब चीज़ें हो पाती है जब आप लोग सामने बैठे रहते हो, तो आपसे कुछ बातों पे, मुद्दों पर बात होती है, लेकिन ऐसे नहीं हो पाती है, तो इसीलिए कभी कभी बीच में मैं कुछ चीज़ें बोल देती हूँ। तो अगर समझ में आया करे तो एक्सेप्ट कर लिया करो, नहीं समझ में आया करो तो बढ़ा दिया करो स्पीड। चल, राज्यों के जन संघर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यहाँ पर आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या दिया गया है कि त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने राज्यों के जन कांग्रेस में सक्रिय भाग लेने का निर्णय लिया था। कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता के विकास को रोकने के लिए राजकुमारों का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही उत्तर है। एक बार इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लास, एक मिनट।
ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिपुरी सेशन, और जब हम त्रिपुरी सेशन बोलते हैं और हरिपुरी सेशन बोलते हैं, हरिपुरा सेशन, तो वहाँ पर हम एक नाम को हमेशा याद रखते हैं। वो नाम कौन सा था? सुभाष चंद्र बोस का, याद रखिए, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है ये चीज़। यहाँ पर त्रिपुरी सेशन कांग्रेस डिसाइडेड टू टेक एक्टिव पार्ट्स इन द स्टेट ऑफ पीपल कॉन्फ्रेंस, सही है, ठीक है। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय एकता के विकास को रोकने के लिए राजकुमारों का इस्तेमाल किया था, ये भी सही। यहाँ पर दोनों ही आपका बिल्कुल सही है, सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एट त्रिपुरी सेशन कांग्रेस डिसाइडेड टू टेक एक्टिव पार्ट इन अ स्टेट पीपल्स कांग्रेस, ठीक है। दिस सेशन वॉज प्रिसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब आपको पता है त्रिपुरी सेशन में, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में कौन खड़े थे? पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे, ठीक है। और महात्मा गांधी का सपोर्ट उस समय पट्टाभी सीतारमैया को था, ये भी चीज़ क्लियर है। जब इलेक्शन कराया जाता है तो जीतता कौन है? सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस इस सेशन से रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के रिज़ाइन करने के बाद त्रिपुरी सेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद करते हैं, याद रखिएगा ये चीज़ याद रखिएगा कि उसके बाद इसकी अध्यक्षता आफ्टर डिस्प्यूट कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद करते हैं। चलिए यहाँ पर, इन विच ईयर द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज फाउंडेड बाय हेडगेवर, तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग दीजिए, किस ईयर में? 1925 में, 26 में, 27 में, 28 में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ की बात कर रहे हैं, ये आपका 1925 में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आरएसएस जिसको कि आप बोलते हैं, 1925 में इसकी स्थापना की गई थी केशव बलराम जी द्वारा, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1920 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द डिकेड ऑफ 1920 इज पॉपुलरली नोन एज ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है? पूछा गया है आपसे। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, साइड इफेक्ट ऑफ मिलिटेंट। तो थोड़ा सा समय ले लीजिए, एक बार पढ़िए, बेसिक सा क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास, बताइए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर अगर आप देखेंगे, तीनों ही बिल्कुल सही है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन था ही, फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति भी थी, उग्र राष्ट्रवाद का दुष्प्रभाव भी था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आज की क्लास का हम आखिरी प्रश्न देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। और मुझे क्लास के एंड में बता दीजिएगा क्लास आपके लिए यूजफुल थी कि नहीं, ये भी बता दीजिएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द गढ़ा। पंजाब, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं लिख देती हूँ, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान का टान, इन शब्दों से बना पाकिस्तान। तो ये बिल्कुल सही, ठीक है, ये याद रखिए। पहला बिल्कुल सही है, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान टर्म को आपका कॉइन किया था, और ये टर्म आपका बना था पाकिस्तान, जो टर्म था वो आपका बना था पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के तान से। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्लास, अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और प्रश्नों के साथ, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको समझ में आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि आपको किन किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी है तो आप उसको भी मुझे बता सकते हैं। आधुनिक भारत में आपको किन किन टॉपिक्स में दिक्कत होती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज ही बताने का प्रयास करिए, ताकि 1-2 दिन बाद मैं आपकी क्लास ले लूँ उसको तुरंत। जैसे ही मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी, मैं उसी दिन
मतलब अगले के अगले दिन ही आपकी प्रॉब्लम को उस क्लास में एक प्रश्न के माध्यम से समझा दूंगी। तो अभी हम आधुनिक भारत रिवाइज कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी आधुनिक भारत में कहाँ कहाँ आपको दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि आने वाले क्लासेस में मैं टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी। आशा करती हूँ आप लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, और आशा करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों के लिए उपयोगी भी हो। ठीक है, आप लोगों को मदद मिले मेरे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट से, और आप लोग बहुत आगे जाएं जीवन में। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जीवन में अगर कभी भी ऐसा मोड़ आए कि जीवन में कुछ ना समझ में आए, तो आँख बंद करके 2 मिनट अपने ईश्वर को ज़रूर याद करिएगा, वो हमेशा आपका मार्गदर्शन करेगा। हमेशा अपने, जब भी आप आगे ऑफिसर भी बने, तो अपनी पावर का सदुपयोग करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, और हमेशा याद रखिए असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जीवन चलता ही सुधार पर है। ठीक है, जब हम अपने जीवन में सुधारना छोड़ देंगे ना अपने आप को, उस दिन हमारा जीवन रुक जाएगा और हम पतन की ओर बढ़ेंगे। तो हमेशा जीवन में किसी भी मोड़ में सुधार ज़रूर लाइए, चाहे आपके रिश्ते में हो, चाहे आपकी पढ़ाई में हो। सुधार, अपनी कमियों को देखिए, कहाँ पे क्या सुधार हो सकता है, और उस सुधार को ज़रूर करिए। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू।